नमस्कार साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम 18 मार्च 2024 को जो पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास 12 में, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले दिनों में इस सीरीज के तहत जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, ज़्यादातर विद्यार्थियों का मैसेज इसी चैप्टर के लिए आ रहा था कि सर ये चैप्टर हमारे लिए टफ है और ये चैप्टर हमें बहुत कम समझ में आ रहा है, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर मैंने इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। 2 से 3 घंटे की क्लास में 2 से 3 घंटे की क्लास में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करवा रखा है। तो जो 2 से 3 घंटे की क्लास है, जिसमें 1-1 घंटे के 3 वीडियो है, 1-1 घंटे के 3 वीडियो, उनका लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, या आप चाहो तो एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे जाके जहां पर जो प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 2 के नाम से ये मिल जाएगा। वहां की आप क्लास अटेंड करके आपकी इस चैप्टर में जितने भी डाउट हो वो सब आप क्लियर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, वो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो अब हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखे। तो आप जानते हो कि फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम है। पहला नियम को बोलते हैं प्रथम नियम और दूसरा द्वितीयक नियम के नाम से जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फैराडे का प्रथम नियम लिखे या फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखे। तो प्रथम नियम क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, तो जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा को अगर एम से रिप्रेजेंट करें और जो धारा के रूप में जो आवेश प्रवाहित होता है उसको आप क्यू के रूप में लिखो, तो एम समानुपाती क्यू, और समानुपाती को उठाओगे तो क्या जाएगा स्थिरांक जेड, तो एम बराबर जेड क्यू। तो ये तो था इसका प्रथम नियम। द्वितीयक नियम क्या है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो ये दोनों नियम है। एक नियम आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ये नियम और एक आपको यहाँ मिल जाएगा कोलराउस का नियम। इनमें से एक नियम आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न आपके जो लिखे हैं इनकी आप भौतिक राशियां, इनका मात्रक, और वो भी विशेषकर एसआई पद्धति में इनका मात्रक पूछा जा सकता है। आप सभी जानते हो प्रतिरोध को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, आर से। यहाँ पर मैं इनका सिंबल भी लिख रहा हूँ, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। सभी जानते हो प्रतिरोध का मात्रक। इसके बाद बात करें हम तो प्रतिरोध का प्रतीक क्या होगा, आर, मात्रक क्या होगा, ओम। दूसरा आता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको आप किसके द्वारा, रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अब तीसरा पॉइंट आप समझना जो काफी इंपॉर्टेंट है, चालकत्व। इसको आपकी बुक में तो जी से रिप्रेजेंट किया गया है, वैसे नॉर्मली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इसका मात्रक है ओम इनवर्स। क्या है, ओम इनवर्स। यहाँ एक बात याद कर लेना कि जो ओम इनवर्स होता है उसको आप क्या कहते हो, महो या सीमेंज को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका एसआई मात्रक होता है। कौन सा एसआई मात्रक, तो याद करना चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स है, महो है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होगा, सीमेंज, जिसको एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला चालकता, या इसको आप विशिष्ट चालक तो भी कह सकते हैं। इसका जो इसका जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को आप क्या बोलते हो, सीमेंज। तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा सीमेन मीटर इनवर्स। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिप्रेजेंट। अगला है तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। ये पूछा जाता है काफ़ी बार। मोलर चालकता, जिसको हम लैम्डा एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। क्या होगा इसका, ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स।
एसआई पद्धति में अगर बात करें तो मोल इनवर्स को आप बोलते हो सीमेंस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इन सब की यूनिट आप कंफर्म कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में इन यूनिटों में से एक यूनिट तो आपको 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगी। अगला है कोलराउस का नियम व उसका उपयोग लिखिए। देखो कोलराउस का नियम है वो अनंत अनुता पर मोलर चालकता के लिए है। तो देखो बात करें, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम से, और अनंत अनुता की बात करते तो ये लगा दिया, ठीक है। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर, धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता। तो धनायन के लिए लैम्डा एम अनंत प्लस, ऋणायन के लिए लैम्डा अनंत माइनस। अब धनायन की संख्या को यहाँ इस प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऋणायन को माइनस से। ये संख्या के लिए है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ उपयोग, तो इसके उपयोग मुख्य तो दो है, तो जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, दूसरा अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। तो कोलराउस के नियम के दोनों उपयोग, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, दूसरा अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 के लिए लैम्डा अनंत एम, मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो, लैम्डा अनंत एम बराबर, कैसे लिखोगे इसको आप, लैम्डा अनंत धनायन, और ये इसकी यहाँ में इससे रिप्रेजेंट, धनायन की संख्या को रिप्रेजेंट करा प्लस के, इसके बाद प्लस ऋणायन की संख्या और अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता का मान। अब देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो ज्ञात करना है लैम्डा अनंत Na प्लस धनायन है, इसका मान दिया 50.1 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा अनंत SO4 2 माइनस की चालकता कितनी दी आपको 160। अब आपको कैलकुलेट कर, देखो धनायन जैसे Na2SO4, देखो सवाल को समझना, न्यूमेरिकल में काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि Na2SO4 को जब आप जल में घोलोगे तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस बनेगा, तो धनायन के 2 होंगे और ऋणायन के 1 होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला गया, इसके 2 और इसका 1, तो इसका मान कितना 50.1, तो 50.1 को 200 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 160 को जोड़ दो, तो आंसर आपका आ जाएगा 160.2, 160.2 सीमेन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला है Mg2 प्लस Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकता क्रम से 106 व 3.3 है। MgCl2 की सीमांत का मतलब वही है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने ये पहले वाला कैलकुलेट किया था, सेम वो का वो, क्योंकि Mg की संख्या कितनी, अब इतना इसमें इतना याद रखना कि Mg तो होगा 1 और Cl कितने होंगे 2। तो Mg का मान कितना दिया है 106, तो वो लिख दिया 106, और Cl का मान जो दिया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 258.6। तो बड़ा काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना होती है। इसके बाद चलते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे है। बड़ा ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफ़ी बार, और काफ़ी अब भी कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। NaCl, HCl व CH3COONA के लिए लैम्डा अनंत एम का मान क्रम से 110, 100, 390 है। तो एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम अनंत का मान ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सीधी सी बात है, आपको 1, 2, 3 के मान दिए हैं और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें होगा कि 2 को जोड़ दो, 1 को घटा दो, 2 को जोड़ दो और 1 को घटा दो। तो क्या होगा कि सोडियम एसिटेट और HCl इन दोनों के तो मान को जोड़ दो, अर्थात 100 और 390 को जोड़ दो, और NaCl का मान घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 390 प्लस 100 माइनस 110, तो आंसर होगा 380। और इसी प्रकार से
जैसे हमने ये सवाल को हल किया था उसी प्रकार से ये आपका अगला वाला सवाल भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और ये दोनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला बेटा, चालकता किसे कहते हैं? चालकता, जिसको आपने एक नाम दिया था, याद हो तो, विशिष्ट चालकता। और इस चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। तो एक सेमी दूरी पर स्थित एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे विलयन का जो चालक तत्व होता है वो उसकी चालकता कहलाता है। तो एक सेमी दूरी पर स्थित एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य विलयन का चालकता उसकी चालकता कहलाती है। अगला है बेटा, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व उनके क्षेत्रफल के अनुपात को, जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एल से, और उनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो लिख दिया हमने ए से, का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी स्टार से। ठीक है। अगर बाई चांस आपको इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो देखो, अगर ये आपने लंबाई है तो सेमी में हो जाएगा और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, तो बस इसका मतलब मात्रक हो जाएगा सेमी इनवर्स। याद कर लेना बेटा। अगला क्वेश्चन, CuSO4। बेटा इसी चैप्टर में तभी परेशानी होती है कि अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हल कर लिए तो फिर ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बेटा सीधी बात है, CuSO4 है, कॉपर निक्षेपित हो रहा है तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब आवेश की गणना कर लेते हैं कि कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है? 1.5 एम्पियर। ठीक है। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60, तो आवेश कितना हो गया? 1800 कूलाम। यहाँ आवेश कितना हो गया आपका? 1800 कूलाम। अब देखो सीधी बात है कि 2 फेराडे 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतर हो रहा है, 2 फेराडे आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल का मान कितना होता है? कॉपर का 1 मोल होता है 63.5। तो 2 फेराडे में इतना होगा तो 1 में बट्टे में 2 आ जाएगा। और कितना आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं? कितना आवेश? 1800। और बेटा 1 फेराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, गैल्वेनिक सेल के लिए कैथोड व एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो बेटा गैल्वेनिक सेल, इसी का एग्जाम्पल के रूप में हम क्या पढ़ते हैं? डेनियल सेल। क्या पढ़ते हैं? डेनियल सेल। ठीक है। अब डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो किसका बना होता है? जिंक धातु का। कैथोड किसका बना होता है? कॉपर का। और जो एनोड होता है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और कैथोड कॉपर है उसका क्या होगा? अपचयन। तो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण अदर विक्रिया। और जो कॉपर 2+ आयन होगा विलयन में वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बना लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। रिएक्शन को जोड़ दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार से एनोड व कैथोड पे होने वाली समीकरण पूछी जाती है। अगला है, गैल्वेनिक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र आपके सामने है। यहाँ थोड़ी सी बस मिस प्रिंटिंग में आप बता देना कि ये कैथोड है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? आपके कैथोड किसका? कॉपर का हो गया। और ये एनोड, ये क्या? एनोड जो किसका है? जिंक का है, जो ZnSO4 के विलयन में डूबा होता है। और कॉपर वाला सर है वो CuSO4 के विलयन में डूबा रहता है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कभी कभार आ जाता है, सेल विभव और विभवांतर में अंतर लिखिए। देखो मुख्य अंतर तो आप ये कह सकते हैं, सेल विभव को हम विभव मापी से ज्ञात करते हैं। सेल विभव को विभव मापी से ज्ञात करते हैं और वोल्ट मीटर को, सॉरी विभवांतर को हम किससे ज्ञात करते हैं? वोल्ट मीटर को। अब देखो परिभाषा में, सेल विभव, जब परिपथ में धारा का प्रवाह न हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर सेल विभव कहलाता है। जब परिपथ में धारा का प्रवाह न हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे सेल विभव कहते हैं। और जब परिपथ में धारा का प्रवाह हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर
मध्य में जो विभवांतर होता है वो ये कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SHE, मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। तो बेटा चित्र देखने से काम नहीं चलेगा, जब आप इनको 1 2 3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप ये क्वेश्चन हल कर पाओगे। इसके बाद बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अगला है गैल्वेनिक सेल, या आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, डेनियल सेल के लिए क्या लिखना है, नैनस समीकरण लिखे। बेटा काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि डेनियल सेल के लिए नैनस समीकरण लिखे। तो क्या होता है, ई सेल बराबर ई सेल नोट माइनस RT/NF ln Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। अब एक बात और कि यहाँ आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, तो ये क्या नाम है, डेनियल सेल होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर था, 2, तो N के स्थान पे आप कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। अब है लिखते हुए ई सेल और ई सेल नोट व साम्य स्थिरांक क्या है, ln Kc के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो देखो बेटा, ई सेल नोट के लिए ई सेल जब साम्य अवस्था में होगा तो ई सेल कितना होगा, 0, और ये क्या है आपका Kc का मान। ठीक है, तो ये मान 0 कर दिया और इसके स्थान पे आपने कैसे रख दिया, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और इसको आप 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप याद कर पाओगे। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालक तत्व घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है। दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तनुता बढ़ाने पर या विलयन को तनु करने पर विशिष्ट चालक तत्व, जिसको आप क्या बोलते हो, चालकता घटता है या घटती है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है। देखो बेटा क्या होता है, तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या, मिसप्रिंटिंग है बेटा, घटती है। तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है, अतः क्या होगी, उसकी चालकता तो घटती है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का वियोजन होता है, अतः विलयन में आयनों की संख्या बढ़ने के कारण मोलर चालकता बढ़ती है। तो ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर कर लेना कि जब विलयन को तनु करेंगे तो चालकता तो कम होगा, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, जबकि मोलर चालकता 1 मोल के लिए होती है, तो यहाँ आयन फिक्स होते हैं। तो विलयन को तनु करोगे तो आयन ज़्यादा घुलेंगे तो उसकी चालकता बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला, क्या हम कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक पात्र में रख सकते हैं क्या? बेटा नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव कॉपर से कम होता है, अतः ये कॉपर को अपचयित कर देता है। क्योंकि अर्थात जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। जिंक क्या करेगा, यहाँ से समझो, जिंक है वो कॉपर सल्फेट वाले विलयन में से इस कॉपर को हटा देगा, जिससे पात्र में छोटे छोटे बारीक छिद्र हो जाएंगे। अगला, क्या हम FeSO4 विलयन को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं? FeSO4 ऊपर आता है, रख सकते हो बेटा, रख सकते क्योंकि Fe का मान मानक अपचयन विभव कॉपर से कम है। ठीक है बेटा, अब आगे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि किसका पात्र ले रहे हैं और कौन विलयन है, उसमें बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसी पर्सन को इन्होंने वापस से घुमा दिया। यहाँ तो देखो FeSO4 का विलयन था, Cu का पात्र था, अब ये उल्टा कर दिया, यहाँ CuSO4 का विलयन कर दिया और Fe का पात्र कर दिया, तब पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने याद किया वो सक्रियता श्रेणी, तो यहाँ से सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कहाँ से मिल जाएगा, सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है, ऊपर वाली जो धातु होती है वो नीचे वाली धातु को विस्थापित कर जाती है। तो आपको अगर याद हो तो जिंक भी ऊपर होता है, आयरन भी ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। इसके बाद बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अगला आपके सामने एक क्वेश्चन, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन देखो अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, कि गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक में संबंध वाला समीकरण लिखिए। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी से, और साम्य स्थिरांक के लिए हम लिखते हैं -NFe। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो कि
डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है। इसको कैलकुलेट करके लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, और ये एल एन के है आपका साम्य अवस्था स्थिरांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के श्रवण यंत्र में किस प्रकार का सेल प्रयोग किया जाता है? तो बेटा मरकरी सेल। श्रवण यंत्र सुनने वाली जो मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम? मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मरकरी सेल वो जो छोटा सेल आता है जिसको हम घड़ी में डालते हैं, घड़ी, कैलकुलेटर व खिलौने में भी इसका प्रयुक्त होता है। अगला तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको कि इन्वर्टर व वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो बेटा, इन्वर्टर और वाहनों में जो बैटरी प्रयुक्त होती है वो बैटरी कौन सी होती है? आपकी सीसा संचायक सेल होता है। ठीक है, और इसके एनोड एवं कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। तो सीधी बात है, वाहनों में सीसा संचायक सेल का उपयोग होता है। याद कर लेना, इसमें एनोड किसका बना होता है? पीबी लेड का, तथा कैथोड PbO2 का बना होता है। एनोड पीबी का और कैथोड PbO2 का बना होता है, और विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 वो भी 38% वाला H2SO4 बना होता है। डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग का मतलब जिस समय हम इसको काम में लेते हैं तो जो लेड होता है, जो विद्युत अपघट्य होता है वो अपने आयनों में टूटेगा, तो H2SO4 से क्या बनेगा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो लेड एनोड है, इस पर SO4 2 माइनस जाएगा तो क्या बन जाएगा? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे क्या होता है? PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर आपको PbSO4 प्लस H2 बना लेता है। अब इनको आपस में जोड़ दो तो ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है कि सीधा आता है कि सीसा संचायक सेल की डिस्चार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रिया लिखिए। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये आपके सामने इसका नामांकित डायग्राम बना दिया गया है। ठीक है, अब इस सेल में आपको ये पता होना चाहिए जो एनोड है वो किसका बना होता है? जिंक का, और जो कैथोड है उसमें वो ग्रेफाइट की छड़ होती है। कैथोड के रूप में किसकी होती है? कि शुष्क सेल में एनोड जिंक का होता है और कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ होती है। तो इसके एनोड इलेक्ट्रोड पे होने वाली समीकरण आपको यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका नामांकित डायग्राम वो एनोड और कैथोड पे होने वाली समीकरण आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो प्रश्न है, ईंधन सेल अन्य सेलों से श्रेष्ठ होता है क्यों? एक तो बेटा इससे प्रदूषण नहीं होता है कि ईंधन सेल, इनके उपयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ईंधन सेल के से कोई प्रदूषण नहीं होता है और इनकी दक्षता अधिक होती है। इनकी दक्षता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये ईंधन सेल कहते हैं। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि H2O2 ईंधन सेल का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए और इसके इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रिया लिखते हुए इसका एक उपयोग लिखिए। तो डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है तो आप किताब से बना लेना। जो सीधी सी बात है कि एक यहाँ पर एक ये होती है जिसमें बारीक बारीक चित्र बने होते हैं। तो इधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? H2 गैस। तो ये तो कार्य करेगी आपकी एनोड के रूप में, और दूसरी वाली इस प्रकार की छड़ होती है जिसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, ये इसमें यहाँ से O2 गैस प्रवाहित की जाती है जो आपके कैथोड के रूप में कार्य करती है, और इसके अंदर सांद्र जलीय KOH भरा होता है। ये एनोड और कैथोड पे होने वाली समीकरण, इसका उपयोग, ठीक है, ईंधन सेल, इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में विद्युत ऊर्जा व दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता। प्रश्न आ जाता है कि ईंधन सेल का उपयोग कहाँ किया गया है? तो एक तो इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपोलो यान में इसका उपयोग किया गया था। दूसरा, दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे धातु के संचालन को रोकने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए और ये बताइए संचालन को किस प्रकार रोकती है। देखो प्रश्न को समझना कि लोहे धातु के संचालन को रोकने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम, मतलब ऐसे धातु का प्रयोग करें जिससे लोहे का संचालन नहीं होगा और धातु का हो जाएगा। और ये किस प्रकार से? तो इसके लिए मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का। इसके लिए जिंक में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं।
यह शब्द लेपन या गैल्वेनीकरण का आपने नाम सुना होगा। जिंक अधिक क्रियाशील होने से के कारण लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन ताकता है, जिससे लोहे का संचारण से सुरक्षा देता है और खुद का संचारण हो जाता है। अगला, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। तो किसी धातु की क्षण व उसके आयनों के विलयनों के मध्य, किसी धातु की क्षण व उसके आयनों के विलयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जब ये इलेक्ट्रोड विभव 298 केल्विन ताप, 1 एटम दाब और 1 एम सांद्रता वाले विलयन के लिए हो, तब इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव शब्द का प्रयोग करते हैं कि 298 केल्विन ताप, 1 एटम दाब व 1 एम सांद्रता वाले विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड एवं उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन के सामने। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के 2 से 3 आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जहां आप उनको पढ़ के अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगला है, संचालन किसे कहते हैं? इसकी सुरक्षा के 2 उपाय। तो धातु का वायु एवं नमी के, धातु का वायु एवं नमी के संपर्क में अवांछित यौगिकों में बदलना संचालन कहलाता है, जिससे धातु क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो संचालन किसे कहते हैं? परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि धातु का वायु व नमी के संपर्क से अवांछित यौगिकों में बदलना संचालन कहलाता है। अब इसको बचाने के उपाय, एक तो धातु की सतह पर क्या कर दी जाती है? पेंट करना, और उपयुक्त धातु की परत चढ़ा के जो उससे अधिक क्रियाशील हो, जैसे गैल्वेनीकरण। तो बेटा गैल्वेनीकरण में किस धातु की? जिंक धातु की परत किसके ऊपर चढ़ा दी जाती है? लोहे के ऊपर। अगला प्रश्न बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कि स्पष्ट कीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। क्योंकि बेटा जब लोहे पर जो जंग लगती है उसका एक हिस्सा एनोड के रूप में कार्य करता है और दूसरा हिस्सा कैथोड के रूप में कार्य करता है, और जो दोनों को मिलाओगे तो वो संपूर्ण सेल की भांति व्यवहार करता है। तो लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें छोटे गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, गैल्वेनिक सेल की भांति क्रिया करती है। तो ये जो रिएक्शन है वो पूरी आपकी स्क्रीन के सामने लिखी हुई है। इसके बाद लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया, तो वो आपके यहाँ पर मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन देखो कि ईंधन सेल में, अब आगे बात करें कि ईंधन सेल में H2O2 के अतिरिक्त किन यौगिकों का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसमें आप मेथेन, एथेन व प्रोपेन का भी उपयोग कर सकते हो। ईंधन सेल में H2 व O2 के अतिरिक्त किन यौगिकों का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन का भी आप उपयोग कर सकते हो। कि लोहे की कैथोडिक सुरक्षा हेतु 2 उपयोगी धातु के नाम। तो लोहे को वो संचालन से बचाने के लिए अभी जस्ट हमने बात की थी, क्या? जिंक और मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला, मोलर चालकता। सिंपल सी परिभाषा की, एक मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? लैम्डा एम के द्वारा। मोलर चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम के द्वारा। तो एक मोल विद्युत अपघट्य को, एक मोल विद्युत अपघट्य को घोलने पर, एक मोल विद्युत अपघट्य को घोलने पर उसके आयनों द्वारा उत्पन्न जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है? मोलर चालकता। तो एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसके बाद देखो तुल्यांक की चालकता। तो सीधी सी बात है, जहां आपने 1 मोल शब्द लिया था वहां पर अब आप 1 ग्राम तुल्यांक शब्द का प्रयोग कर लोगे तो सेम एज इट इज मिल जाएगा। अगला, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर की परिभाषा आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर
इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अगला, आपके सामने एक गैल्वेनिक सेल दिया है जिससे आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। देखो, Zn प्लस 2Ag प्लस से Zn2 प्लस और Ag, देखो सब पता चल रहा है यहाँ जिंक है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, अर्थात इस सेल में जो Zn होगा वो एनोड की तरह कार्य करेगा और जो Ag होगा वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब देखो कौन सा इलेक्ट्रोड धनावेशित है, तो गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है और एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। हमने एक लाइन भी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बताई थी, LOAN। एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। तो एनोड होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो एनोड किसका है, जिंक का। तो कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, जिंक। अब इसका उल्टा कैथोड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एनोड पे तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव। तो कौन सा इलेक्ट्रोड धनावेशित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, Ag। इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रिया, तो सीधी बात है, जिंक है वो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कैथोड Ag2 प्लस के रूप में जो आयन होंगे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Ag बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला है विद्युत अपघटनी चालक व धात्विक चालक में अंतर लिखिए। देखो बेटा, विद्युत अपघटनी चालक है, इसमें धारा का प्रवाह किससे होता है, मुक्त आयनों से होता है। विद्युत अपघटनी चालक मतलब आयनिक होगा और धात्विक चालक मतलब धातु, तो इसमें प्रवाह किससे होगा, इलेक्ट्रॉनों से। तो विद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त आयनों से होता है, जबकि धात्विक चालक में धारा का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। विद्युत अपघटनी चालक में इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है। धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आपस में कंपन होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। तो ये दो अंतर के, विद्युत अपघटनी चालक की चालकता मुक्त आयनों के कारण होती है, धात्विक चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत अपघटनी चालक है वो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, जबकि धात्विक चालक की चालकता घटती है। अगला एक क्वेश्चन देखो, सवाल में क्या ज्ञात करना आपको, मोलर चालकता कैलकुलेट करनी है। सवाल में क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। तो 298 केल्विन ताप पर 0.10 mkcl विलयन की चालकता आपको यहाँ पर दे दी है, ये 0.0129। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका क्या था, लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000/c। सी का मतलब सांद्रता कितनी दे दी आपको, ये बस। तो कप्पा का मान ये लिख दिया, कप्पा का मान ये आ गया, 1000 और सांद्रता ये आ गई, बस कैलकुलेट कर लो, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको आंसर, ये क्या मिल गया यहाँ पे आंसर। इसके बाद देखो बेटा आगे और बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ और बच जाता है आज का कि Ni2 प्लस ओब्लिक Ni इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। किसका, इसका अपचयन विभव ज्ञात करना है। सेल, ये समझा दिया, सेल विभव आपको दे दिया 0.59 वोल्ट और कॉपर का अर्ध सेल दे दिया 0.34। तो अब कैलकुलेट करना है। तो देखो सेल विभव ज्ञात करने का तरीका क्या था, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सेल विभव कितना दिया 0.59, कैथोड का कितना दे दिया 0.34। अब यहाँ से निकल का निकालना, तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25 वोल्ट, 0.25 वोल्ट। तो उम्मीद है जो चैप्टर नंबर आपका जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको आप बोलते हो, इसमें काफ़ी बच्चों के परेशानी होते थे, तो इसके जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हल करवा दिए। इसके बाद भी अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के आपको 3 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप कंप्लीट देख लोगे तो उसके बाद में इस चैप्टर में आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके। इसी के साथ आज के
क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।